झारखंड बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th वाले छात्र छात्राएं आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कक्षा 10 हिंदी ए का मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन लेकर आ गया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको हिंदी ए मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन मिलेगा पूरे डिटेल के साथ। इससे पहले हम लोग सेट 1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं, और सेट 1 ही नहीं दोस्तों, हिंदी ए बल्कि आपको इंग्लिश, उसके बाद सोशल साइंस, साइंस का पाँचों का पाँचों सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए। सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन जो कि मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, सभी का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा रहे हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 10th हिंदी ए मॉडल सेट 2 2022। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th वाले सभी छात्र छात्राएं जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जिनका एग्जाम दिसंबर महीना में इसी साल होने वाला है, तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, सभी के प्रश्न जो कि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, इसी मॉडल पेपर से ही आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पाँचों के पाँचों मॉडल सेट करके जाते हैं ना, तो आपका गर्दा उड़ जाने वाला है, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो टोट के। तो चलिए, सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर करके जाइएगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2022-21 के लिए दिया गया है। और हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 के, इसमें बात करेंगे। और देखिए, हिंदी ए के लिए हम लोग जो इस पर सब्जेक्ट देखेंगे इस वीडियो में, हिंदी ए। और आपको समय दिया जाएगा हर एक मॉडल पेपर, हर एक सब्जेक्ट में 1 घंटा 30 मिनट का ही। और पूर्णांक जो रहेगा, यानी कि आपको फुल मार्क्स की बात किया जाए दोस्तों, तो वो 40 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर सामान्य निर्देश की बात किया जाए कि सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा, जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। प्रश्नों की कुल संख्या की बात किया जाए तो 40 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित 1 अंक, यानी कि 40 प्रश्नों के लिए 40 अंक मिलेंगे आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में से एक सही ऑप्शन का सेलेक्ट करना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लास 10 हिंदी मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन। देखिए, फर्स्ट जो है खंड क, यहाँ पर अपठित बोध दिया हुआ है, जो कि गद्यांश दिया है। इसको ध्यान पूर्वक पढ़कर इससे आधार पर पूछे गए सवालों का उत्तर देना होता है। तो किस प्रकार से, चलिए देखिए, निर्देशक तक के लिए सही विकल्प 5 से लेकर 1 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या का चयन करें। यानी कि प्रश्न संख्या यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हिंदी में जो क्वेश्चन है सेट किया है, थोड़ा सा किया है, तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर जो गद्यांश दिया है दोस्तों, यहाँ इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन, अर्थात आश्रय या फिर सहारा आप बनना, यानी कि अपने आप पर आत्मनिर्भर होना, उस पर आधारित यहाँ पर एक दिया हुआ है गद्यांश, एक छोटा सा कहानी का पाठ दिया हुआ है। किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या फिर निर्भर, अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या फिर आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी कि दूसरों पर आश्रित हो या फिर निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बना कर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या फिर परावलंबी को हमेशा आधार देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है, यानी कि अपने आप में स्वावलंबी बनना है दोस्तों, क्योंकि आत्मनिर्भर ही सबसे बेटर रहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है। उसी के आधार पर यह गद्यांश दिया गया है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता, यदि आप किसी के बस में, किसी के हीन में काम करेंगे तो उसके इशारों पर आपको चलना होगा, वो जैसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। इसीलिए अपने आप पर स्वावलंबी बनना है, किसी के हीन पर नहीं रहना। और विवशता रहा करती है, उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में, देखिए यहाँ पर दिया है आगे, देखिए, सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में क्या जान पाते हैं कि दुख पीड़ा क्या होती है। और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरी पशु और कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं देखा करता। तो चलिए, हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लिया और इसके अकॉर्डिंग पूछे गए क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट सवाल देखिएगा,
स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है? तो स्वावलंबन का अकॉर्डिंग टू दिस गद्यांश यानी कि ऊपर वाले जो हम लोग कहानी का पैसेज पढ़े दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा कि स्वावलंबन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दूसरों पर आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, खुश नहीं रहना या फिर दुख पीड़ा सहना। तो क्या होता है? अपना सहारा स्वयं बनना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, परावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो परावलंबी दूसरों पर जो आश्रित रहते हैं वे परावलंबी होते हैं, मतलब दूसरे पर अधीन रहना दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो परावलंबी जो होता है आश्रय देने वालों के अधीन रहते हैं, तो इसे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का जो महत्व कौन समझ सकता है? वो आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकता है। जो सेल्फ डिफेंस मतलब जो पर्सन रहता है, जो खुद पर बिलीव करता है, वही इसका समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? तो व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है दोस्तों? पशु और कीड़े मकोड़ों के समान। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्वहीन जिसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है तो वो क्या है? पशु और कीड़े मकोड़ों के समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और एक पद्यांश दिया हुआ है। देखिए, निर्देश तक के लिए 10 प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर एक देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ना है कि देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। यहाँ पर बहुत मस्त लाइन दिया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काले में ही वो फूल फूले, चिल्लाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जी हाँ दोस्तों, काम पड़ने पर शेर का भी सामना करते हैं ऐसे लोग। क्या यहाँ पर बहादुर आदमी के बारे में बताया गया है, साहसी आदमी के बारे में, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी ठान लेते हैं तो आपके लिए कठिन कभी भी वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेहनत से बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? तो देखिए, जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्य से विमुख है, जो भाग्य से सहारे रहते हैं, जो परिश्रम नहीं करते हैं। तो इस ऊपर के जो पद्यांश में किसके बारे में कहा गया है? जो बाधाओं से घबराते नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो डटकर सामना करता है अपने मुश्किलों से, उस पर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनती नहीं होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, उसे दुख आने पर चिंता लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना करता है? शेर का भी सामना कर लेते हैं, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे के चने चबाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? देखिए, लोहे के चने चबाना बहुत कठिन परिश्रम करना। जी हाँ दोस्तों, लोहे के चने चबा कैसे सकते हैं, यानी कि बहुत कठिन चीज़ है। तो अगर कठिन काम आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोहे के चना चबा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वीर शब्द का विलोम क्या है? वीर यानी कि वीर शब्द का विलोम पूछा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, साहसी, कायर, हिम्मती, बहादुर। देखिए, बहादुर, हिम्मती और साहसी, ये तीनों का मतलब वीर ही होता है। तीनों का जो वीर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो कायर है ये विलोम शब्द हो जाएगा। वीर का कायर क्या होता है? विलोम होता है। चलिए अब व्याकरण वाला पार्ट को देखेंगे, खंड ख। इसमें क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिखती है, मैंने उसे पुस्तक दी, फिर विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर वैसे वाक्य जिस पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, सोहन देर तक सोता है यानी कि कोई काम कोई सोहन है जो कि सो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, यानी कि सोहन पर कर्ता पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये हो जाएगा सोहन देर तक सोता है, जो कि एक सक्रमक क्रिया इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, इस वाक्य में अक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अक्रमक क्रिया कहाँ प्रयुक्त हुई है? बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आक्रामक क्रिया की बात किया जाए दोस्तों, जिस पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो कर्ता पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो बच्ची सो रही है, मतलब सोना कोई काम नहीं होता है, गधे भी सोते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए इसे याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए आम का अनेकार्थी शब्द मतलब आम का जो मीनिंग, देखिए मामूली, मामूली मतलब क्या बोलते हैं कि मामूली काम है, आम काम मतलब सिंपल, तो ये तो आम का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। आम का फल यानी कि आम का फल को हम लोग आम ही बोलते हैं। उसके बाद साधारण बोलते नहीं कि आम आदमी या फिर साधारण आदमी मतलब सिंपल आदमी, तो ये क्या होगा साधारण और आम का फल मामूली, ये तीनों आम का ही पर्याय अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पर जो इमली है दोस्तों, ये इमली नहीं होगा, आम का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यथाशक्ति कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखने पर यथाशक्ति यानी कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, यथा, जिसके आगे यथा लगा रहेगा, यथा मतलब कुछ यहाँ पर अव्यय जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। जी हाँ दोस्तों, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। हिंदी ग्रामर से लेकर अगर कोई भी आपको पर्सनल कोई वीडियो चाहिए कि समास को लेकर या फिर आपको अनेकार्थी शब्द विलोम शब्द से लेकर, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड एक पार्टिकुलर वीडियो लाने का पूरा कोशिश करूंगा, ताकि आपको ग्रामर अच्छा से समझ में आ जाए, हिंदी व्याकरण जो कि बहुत ज़्यादा, इससे आपको 10 नंबर ग्रामर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है। तो वहाँ कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जी हाँ दोस्तों, कर्मधारय, उत्तर पद प्रधान हो तो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है। देखिए प्रधानाध्यापक प्रधान ये किस समास का उदाहरण है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। देखिए सरल वाक्य है नहीं है, क्योंकि सरल वाक्य में क्या होता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वे लोग बाजार जाते हैं, ये सब क्या है, सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब जिसमें और तथा वगैरह जुड़ा हुआ रहता है, जैसे मैं और मोहन खेलते हैं, तो ये जो है तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, मतलब जुड़ा होना चाहिए और तथा या फिर मिला के। लेकिन यहाँ पर जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया है, यानी कि क्या किया है, मिश्र वाक्य बना दिया है। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो अवयव दो पदों या दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वो अवयव होता है, वो कैसा होता है, विस्मयादिबोधक, समुच्चय बोधक, संबोधक या फिर निपात। तो यदि आप हिंदी ग्रामर पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़ते हैं, तो इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा कि आप सही दे रहे हैं कि नहीं। चलिए, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली जगह होती है, तो कृतवाच्य में कर्ता के क्या कार्य होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है, तो इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, लड़कियां सो रही है, ये वाच्य का कौन सा भेद है। तो देखिए वाच्य पर भी अगर वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी इसका एक वीडियो बनाऊंगा कि वाच्य को कैसे आप लोग समझिएगा, कैसे इसका भेद क्या क्या होता है। तो लड़कियां सो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़कियां जो है डायरेक्ट ये सोने का काम कर रहा है, यानी कि कर्ता पर ही पूरा पूरा इस पर फल पड़ रहा है, तो क्या होगा, कृतिवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट खंड गौ को देखेंगे, जो कि पाठ्य पुस्तक आपके किताब का है, आपको जो मिला है एनसीईआरटी बुक्स, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, उसके पाठ और उसके कविता पोएम वगैरह लेकर। देखिए निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 22 से 14 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पता नहीं क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्यों किया है। देखिए फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वो नदियों के पानी का जादू है। क्या है, फसल कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है। वो हाथों के स्पर्श की महिमा है, और भूरी काली संधि मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा कविता दिया हुआ है। ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में एक कविता दिया हुआ है, आपके हिंदी बुक्स में, वो क्या है, फसल। तो ये कविता जो ऊपर में हम लोग पढ़े, ये किस पर आधारित है, फसल कविता से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, फसल किसका जादू है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखा दूँ कि देखिए फसल किसका जादू है, तो सूरज किरणों का सिमटा हुआ संकोच, यहाँ पर फसल देखिए
और तो कुछ नहीं, वो नदियों के पानी का जादू है। किसका जादू है दोस्तों? नदियों के पानी का जादू है। तो चलिए, फसल किसका जादू है यहाँ पर? फसल किसका जादू है? तो नदियों के पानी का, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। क्वेश्चन 23, फसल किसका रूपांतर है? तो फसल किसका रूपांतर है? सूरज की किरणों का। ऊपर की कविता को पढ़कर आप लोग पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का गुणधर्म है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी का। और यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर आप जो किताब है, आपकी किताब की कहानी के आधार पर पूछे गए सवाल है, कुछ कविता के आधार पर, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी के सभी जरूर करके जाइएगा। देखिए, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो देखिए, उत्साह कन्यादान फसल अट नहीं रही, तो ये कौन सा कविता से लिया गया है? उत्साह कविता से लिया गया है। देखिए, उत्साह कविता में आए निदाद शब्द का क्या अर्थ है? आए निदाद शब्द का अत्यधिक गर्मी। जी हाँ दोस्तों, निदाद, निदाद का मतलब होता है कि अत्यधिक गर्मी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया गया है? उद्धव को। उद्धव तुम अति बड़ी भागी, नहीं है, उद्धव वाला पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? तो गोपियों की दशा हारिल के समान हो गई है। हारिल पक्षी जो होते हैं दोस्तों, वो लकड़ी लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपियां जो है कृष्ण के मोह में डुबके लगते रहते हैं और कृष्ण के प्यार में डूबे रहते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते, उनके प्यार को नहीं समझते हैं। तो इस पर पूछा गया सवाल है। चलिए यहाँ पर और एक क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पर और एक गद्यांश दिया हुआ है, जो कि आपकी कहानी, जो कि आपकी हिंदी किताब का ही एक कहानी दिया हुआ है, कहानी का पार्ट थोड़ा सा लिया गया, उसके आधार पर पूछे गए सवालों का उत्तर देना होगा। देखिए, पान वाले के खुद के मुंह पान ठुसा हुआ था, एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। देखिए, हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों में आंसू हंसा। देखिए, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, क्या बोला? कैप्टन चश्मे वाला करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपके नेताजी का चश्मा कहानी से लिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, हम ऑलरेडी पढ़ लिए, इसलिए थोड़ा सा पढ़े क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, प्रस्तुत अंश किस पार्ट से लिया गया है? तो यहाँ पर जो कहानी का पार्ट लिया गया है किससे? नेताजी का चश्मा। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 30, पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? तो पान वाले है भाई साहब, तो पान वाले क्या रखेंगे? पान वाले तो पान ही ना मुंह में ठूस के रखेंगे, और कुछ रख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, पान वाला कैसा आदमी था? तो पान वाला कैसा आदमी था? काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ऊपर की कहानी को आप लोग पढ़ सकते हैं और पता कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। इस तरह के प्रश्नों को आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, जो कि ऑलरेडी आपको आंसर वहीं पर दिखेगा। थोड़ा सा माइंड लगा के, थोड़ा सा समझ के उसका उत्तर देना होता है, उसको पढ़ते हुए। देखिए, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो हम लोग जानते हैं नेताजी के चश्मा पर कौन बदलता था। तो चलिए, इस कहानी को पढ़ के इसका भी आंसर आप लोग, इस चारों में से कौन होगा पता करके बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 32 और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 18, दोनों का आंसर आपको करना है। चलिए 32 तक हो गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपकी कहानी के पार्ट से ही लिया गया है। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है वो किसको साहब कहते थे? वो कबीर दास को कहते थे। क्वेश्चन ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया था? कि पतहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश, पतहू की दूसरी शादी कराने का आदेश। तो क्या दिया था? पतहू को दूसरी शादी कराने का आदेश, क्योंकि वह मॉडर्न जमाने के ख्यालात के आदमी थे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या, मतलब वो क्या काम करते थे? तो क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो बाल गोविंद भगत की इकलौती बेटी, इकलौता बेटा, एक बेटा और एक बेटी, या एक भी नहीं? तो क्या थे? इकलौता बेटा। जी हाँ दोस्तों, उसका एक ही बेटा था जो कि मर गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखेंगे, और एक गद्यांश दिया हुआ है, आपकी किताब का ही पूछा गया है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना होगा। इस बार जो एक गद्यांश दिया, देखिए, वो थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौन बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो,
नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तो बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ। क्या हो जाओ? राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदते लगते थे, फिर रस्सी में था धा हुआ काट का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? तो माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? ऊपर में हम लोग देखे दही भात। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? दही भात, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? तो खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। क्या कहते थे? अब तुम राजा हो जाओ खेलो। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? तो लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी के खिलौने या फिर काठ का घोड़ा? तो क्या होगा? काठ का घोड़ा लेकर। अभी अभी के बच्चे तो मोबाइल फ़ोन लेकर खेलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? काठ का घोड़ा, मिट्टी के खिलौने, गुड्डा गुड़िया वगैरह से खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस मॉडल पेपर सेट 2 हिंदी ए का अंतिम सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर इसको भी देखिए। देखिए इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? तो ऊपर के जो गद्यांश हम लोग पढ़े, इसमें कौन कौन सा पक्षी का नाम आया था? तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इन सारे का आया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया है। और इससे पहले हम लोग बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी देखे हैं। सेट 1 साइंस, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 इंग्लिश, हिंदी का भी ऑलरेडी जितना भी अभी बाकी है फटाफट मैं 1-2 दिन तक पूरा क्लियर कर दूंगा। मैथमेटिक्स का एक भी नहीं बना है दोस्तों, बहुत जल्द आपके लिए बना दूंगा। तो जो भी साथी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ इन सारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिले और वो भी अपना तैयारी बेहतर ढंग से कर पाए। तो बस टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।